गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि उद्योग तथा व्यापार। तो उससे पहले वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम समझेंगे 1950 से 1990 की अवधि के दौरान विकास की रणनीति की विशेषता। मीन्स की जब 1950 से 1990 इस टाइम पीरियड में जब हमने विकास की रणनीति को अपनाया था, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया था, छोटे पैमाने के उद्योग को बढ़ावा दिया था, बड़े पैमाने के उद्योग को स्थापित किया था। इसके अंदर इसकी क्या क्या विशेषताएं रही थी। इसके विशेषताओं में हम इसके गुड इफेक्ट पढ़ेंगे और बैड इफेक्ट पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को हेडिंग का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली हम इसके अंदर क्या समझने वाले हैं। पहले इसकी विशेषताएं, फिर उसके अच्छे प्रभाव, फिर उसके बुरे प्रभाव। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी निम्नलिखित विशेषताएं। उसने बोला अगर हम 1950 से 1990 की अवधि के दौरान की बात करें, इस टाइम पीरियड की बात करें, तो जब हमने डेवलप की रणनीति को अपनाया तो इसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं थी। सबसे पहले जो फर्स्ट विशेषता रही है उसकी वो ये रही है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में इसकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर या उसके प्रोसेसिंग के अंदर जो भागीदारी रहेगी वो सार्वजनिक उद्यमों की ज़्यादा रहेगी। सार्वजनिक उद्यम में इसकी उसके अंदर सरकार की भूमिका को अहम भूमिका माना गया है कि उसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सरकार की भूमिका अहम रहेगी, उससे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो उसका ये था जो उसकी विशेषताओं में इंक्लूड किया गया है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब हम इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में निजी उद्यमों की, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसने बोला है कि औद्योगिकरण में जो निजी उद्यमों की भागीदारी थी वो केवल द्वितीयक भूमिका निभानी थी। मीन्स की उनकी इतनी अहम भूमिका नहीं थी जितनी अहम भूमिका सरकार की थी। ये जितना कंट्रोलमेंट उसका सरकार पर था तो उतना ज़्यादा जो कंट्रोलमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर पे था वो निजी उद्यमों का इतना नहीं था। बेसिकली अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर स्थापित करना होता था तो उसको स्थापित करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होती थी। इसके लिए सरकार ने निजी सेक्टर के ऊपर या निजी उद्यमों के ऊपर परमिट लाइसेंस राज को लागू करवाया। मीन्स कि अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्रियल स्थापित करना है तो पहले सरकार के पास जाकर के उसे परमिट लाइसेंस लेना होगा, देन तब जाके जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने उद्योगों को स्थापित कर सकता है। तो ये रूल बनाया गया जिसमें प्राइवेट सेक्टर को सरकार से परमिशन लेना बहुत अनिवार्य था, बहुत ज़रूरी था। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए, अपनी संस्था को स्थापित करने के लिए लाइसेंस सरकार से प्राप्त करना था। और इसके साथ ही हमें अपने देश में अधिकतर मामलों में जो हमारे वस्तुओं को उत्पादन हुआ करता था या जो वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ करता था, हमें उन वस्तुओं के प्रोडक्शन को उसकी क्षमता तक ही बनाना था। मीन्स कि जितनी देश को ज़रूरत है उतना ही उस वस्तु का प्रोडक्शन हमें करना था, उन वस्तुओं का उत्पादन क्षमता के अनुसार ही करना था। आई होप आप लोगों को इसका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं। अभी यहाँ पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया आयात प्रतिस्थान पर केंद्रित थी। मीन्स की इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सरकार ने आयात प्रतिस्थापन पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था कि जो भी सामान चाहिए अपने देश में बनाओ, दूसरे देश विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े, ताकि देश जो है आत्मनिर्भर बने। अगर कोई भी वस्तु या सेवा के लिए भारतीय लोगों को दूसरे देश विदेशों में निर्भर रहना पड़े तो सरकार ने कहा कि उन वस्तुओं को, सेवाओं को उत्पादन करो जिससे भारतीय जनता को दूसरे देश विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं सरकार ने वस्तुओं के उत्पादन को मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार ने वस्तुओं के उन प्रोडक्शन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जो एक भारतीय व्यक्तियों को दूसरे देशों पर या दूसरे देशों पर निर्भर बनाती है। बेसिकली सरकार ने बोला कि उन वस्तुओं को उत्पादन करो जो एक व्यक्ति को या भारत को दूसरे देश पर निर्भर बनाती है। इसका बेसिकली जो उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता, ताकि हमारा देश जो है वो अपने आप में आत्मनिर्भर बने। सुई से लेकर के जहाज तक कोई भी चीज़ के लिए, हमें किसी भी चीज़ के लिए बाहर देश विदेशों पर निर्भर
ना रहना पड़े। सो बेसिकली इसका जो गोल था या जो इसका टारगेट था वो आत्मनिर्भर था। सो आई होप आप लोगों को इसका थर्ड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को लागू करके हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना था। सो बेसिकली सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को इसलिए लागू किया था कि जहाँ तक संबंध हो, हम अपने घरेलू उद्योग, हम अपने घरेलू इंडस्ट्रियल को बाहर से आई गई वस्तुओं की कंपटीशन से बचा सकें। सो बेसिकली घरेलू उद्योग को प्रोटेक्शन प्रदान करना था ताकि बाहर से आई गई, विदेश से आई गई वस्तुएं हमारी चीज़ों को कंपटीशन ना दे सके। तो बेसिकली सरकार ने इसके अंदर 2 रूल अपनाए कि किस तरीके से भारतीय जनता को बाहर से सामान खरीदने पर रोका जा सकता है। सो बच्चों, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि आयात पर भारी शुल्क लगा दिया गया। अगर कोई भारतीय जनता बाहर से सामान खरीदती है तो उसके ऊपर काफ़ी हैवी टैक्स लगाया गया। इसके लिए भारतीय जनता खुद ही सामान को खरीदने के लिए स्वयं ही पीछे हट जाया करती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई चीज़ भारत में 70 की मिल रही है और वही चीज़ बाहर विदेशों में खरीदने पे 200 की मिल रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता खुद ही पीछे हट जाया करती थी कि एक चीज़ जो 70 की है वो 200 में मिल रही है, अब मैं से क्यों खरीदूँ, उसमें मेरा लॉस होगा। सो सरकार ने स्ट्रेटजी अपनाई कि अगर हम बाहर से सामान खरीदेंगे तो उस पर हैवी टैक्स लगाया जाएगा। सो इसका फर्स्ट रूल ये था कि आयात पर भारी शुल्क लगा दिया गया कि अगर हमें अपने घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा से, कंपटीशन से बचाना है। सो इसलिए यहाँ पर विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए घरेलू उद्योग को प्रोटेक्शन दी गई। और इसके अलावा सरकार ने दूसरा रूल ये बनाया कि आयात का कोटा निर्धारित किया गया। मीन्स कि हमें जितनी मात्रा में जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो केवल उतनी ही मात्रा में देश में आएगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हमें 10 kg हो तो वो 10 kg से ज़्यादा नहीं आएगी। इसके लिए सरकार ने कोटा निर्धारित किया कि जितनी मात्रा में वस्तु की आवश्यकता होगी उतनी मात्रा में वस्तु देश विदेशों से यहाँ पर आएगी। सो बेसिकली इसके अंदर ये महसूस किया गया है कि संरक्षण द्वारा अगर हम बाहर की वस्तुओं से, अपने कंपटीशन से अगर हम अपनी वस्तुओं को बचाना चाहते हैं तो घरेलू उद्योग का विकास होगा। घरेलू उद्योग के अंदर हमें डेवलप देखने को मिलेगा अगर हम चाहते हैं कि बाहर से कोई भी विदेश वस्तु आकर के कंपटीशन या ना दे। सो इसलिए सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की रणनीति को अपनाया। सो अगर हम यहाँ पे इसके 5th पॉइंट की बात करें तो सरकार ने फील करा अगर हमें अपने आधारिक संरचना का निर्माण करने के लिए, मीन्स कि अगर हम अपने यहाँ का आधारिक संरचना स्ट्रॉन्ग करेंगे तो यहाँ पर बड़े पैमाने के उद्योगों का भी विकास होगा। मीन्स कि अगर यहाँ का रेलवे, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, रेलवे हो गया, पुल हो गई, सड़क हो गई, सो यहाँ की आधारिक संरचना स्ट्रॉन्ग होगी तो यहाँ बड़े पैमाने के उद्योगों का भी विकास किया जाएगा। सो सरकार ने ऐसा किया भी, उसने आधारिक संरचना को स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि उसमें बड़े पैमाने के उद्योग को भी हम विकास कर सके। सो इसके साथ ही अगर हम 6 पॉइंट समझे तो सरकार ने फील करा कि बड़े पैमाने के उद्योग के साथ साथ छोटे पैमाने के उद्योग का विकास करना भी ज़रूरी था, क्योंकि जो छोटे पैमाने के उद्योग थे वो रोज़गार को क्रिएट कर रहे थे। और जहाँ तक छोटे पैमाने के उद्योग की बात रही, वो जीडीपी में 42 से 50% तक का अपना योगदान दे रहे थे और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम होता था अकॉर्डिंग टू बड़े पैमाने के उद्योग। तो छोटे पैमाने के उद्योग के विकास को भी बहुत ज़रूरी समझा गया, क्योंकि ये रोज़गार के अंदर बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे, रोज़गार क्रिएट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे छोटे पैमाने के उद्योग। तो कहीं ना कहीं सरकार ने फील करा कि छोटे पैमाने के उद्योग का विकास करना भी बहुत ज़रूरी है। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को इसकी विशेषताएं समझ में आई होंगी। जो हमने 1950 से 1990 में रिकवर किया था, सो उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, तो देन हमने उसकी फिर विशेषताओं को समझा। सो बच्चों, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझेंगे इसके अच्छे प्रभाव, गुड इफेक्ट। सो बच्चों, जब तक के लिए गुड बाय।